हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विघ्नहर्ता ट्यूटोरियल चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट का पार्ट 1 ख़त्म कर दिया था, जिसमें हमने ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी और डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी ये सब पढ़ लिया था। सो अब हम इस वीडियो में कुछ नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनका व्यू जानेंगे हिस्ट्री के बारे में। सो बढ़ते हैं हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट पार्ट 2। Notable scholar. The contribution of many scholars are important in the development of historiography. Let us have a look at the contribution of the few notable scholars. तो बढ़ते हैं फर्स्ट नोटेबल स्कॉलर की तरफ, जो है रेने डिस्कार्टिस, जो बॉर्न हुए थे 1596 में और उनकी डेथ हुई थी 1650 में। So René Descartes was the foremost among the scholars who insisted on verifying the reliability of the historical documents by critically examining them. Means René Descartes का जो व्यू था वो ये था कि जो भी हमें अगर कोई इंफॉर्मेशन मिल गई तो हम उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें देखना पड़ेगा कि वो इंफॉर्मेशन करेक्ट है या रॉन्ग है। तो अभी हम वो कैसे करेक्ट है या रॉन्ग है देखेंगे, तो हमें कुछ प्रूफ्स देखने पड़ेंगे, हमारे जो डाउट्स है कुछ क्वेश्चंस आस्क करेंगे, जैसे कि उनका मतलब था कि बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम। क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम मतलब क्या करेंगे, हम कुछ डाउट फॉर्मुलेट करेंगे, जो भी हमारे डाउट्स है उसके बारे में क्वेश्चन आस्क करेंगे। अगर हमको उसके करेक्ट आंसर मिल गए इसका मतलब कि वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। तो एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन के बाद हम एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन जो है जो हमें प्रोवाइड की गई है वो करेक्ट है। सो नाउ अमॉन्ग द रूल्स गिवन बाय हिम इन हिज बुक डिस्कोर्स ऑन द मेथड, रेने डिस्कार्टिस ने जो एक बुक लिखी थी डिस्कोर्स ऑन द मेथड, सो बुक के बारे में वो ये लिखते हैं कि दिस बुक हैज सपोज टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च, never to accept anything for true till all the grounds of the doubt are excluded. Means वो कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ को हमें ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, हमें जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसके बारे में हमारे जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर होने चाहिए। अगर हमारे डाउट्स क्लियर होंगे और हमने जो क्वेश्चंस फॉर्मुलेट किए हैं उसके हमें करेक्ट आंसर्स मिल जाएंगे, मतलब ये है कि वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है और हम उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बिलीव कर सकते हैं। सो दिस वाज द मेथड ऑफ रेने डिस्कार्टिस। सो नाउ अब हम बढ़ते हैं अगले नोटेबल स्कॉलर की तरफ, जो है वोल्टेयर। वोल्टेयर बॉर्न हुए थे 1694 में और उनकी डेथ हुई थी 1778 में। सो नाउ वोल्टेयर ओरिजिनल नेम वॉज Francois Marie Arouet. He was French. So अभी हम वोल्टेयर के व्यू के बारे में जानेंगे। He opined that along with objective truth and the chronology of historical events, chronology of historical events जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था कि क्रोनोलॉजी क्या होती है। हिस्टोरिकल इवेंट्स रहते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री का, जैसे वो क्रोनोलॉजी अकर होती है, प्री हिस्ट्री में कैसे हुआ था और हिस्ट्री में कैसे हुआ था, कैसे एजेस आए थे अलग अलग और कैसे कैसे डिस्कवरीज हुई थी अलग अलग। सो दैट इज कॉल्ड एज क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। सो दिस बोथ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एंड क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, कंसिडरिंग दिस बोथ इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट इन द हिस्टोरियोग्राफी, बट उसके साथ साथ हमें सोशल ट्रेडिशन, ट्रेड, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर भी देखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हिस्टोरियोग्राफी में। मीन्स अगर हम एक एज ले लेंगे, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लेंगे शिवाजी महाराज के टाइम का, तो हमें सिर्फ और सिर्फ उनके यहाँ पे कैसे कैसे डिस्कवरीज हुए थे या फिर कैसे कैसे डेवलपमेंट हुए थे वो स्टडी करके अच्छे से समझ में नहीं आएगा। पर अगर हम उधर वो टाइम के सोशल ट्रेडिशन सीखेंगे, मतलब कैसे कैसे उनके सोशली करते थे वो ट्रेडिशंस, या फिर कैसा टाइम उनके टाइम का ट्रेड कैसा था, उनके टाइम की इकोनॉमी कैसे थी, उनके टाइम पे एग्रीकल्चर कैसा था, तो ये सारे फैक्टर्स को, उनके टाइम के पीपल्स के बारे में स्टडी करेंगे, तो ये सारे फैक्टर्स को देख के हमें उस टाइम के बारे में अच्छी तरह से एक इन्फॉर्मेशन
मिल जाएगी. सो दिस ऑल 4 थिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द हिस्टोरियोग्राफी. सो हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ और क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स पे डिपेंड नहीं रहेंगे, तो हम इन 4 चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए. सो नाउ it gave rise to the thought that understanding all the aspect of human life is important for history writing. Means एक ह्यूमन लाइफ मतलब तब के एरा के जो ह्यूमन लाइफ को हम पूरे तरह से डीपली स्टडी करेंगे, उनके जो डे टू डे एक्टिविटीज़ थी तब के टाइम की, अगर हम लोग अच्छे तरह से स्टडी करेंगे तो हमें तब का टाइम अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा. इसलिए जो वोल्टेयर ने थी जो इतनी डीप स्टडी की थी, इसलिए वोल्टेयर वॉज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. सो अब हम बढ़ते हैं अगले नोटेबल स्कॉलर की तरफ, जो है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल, जो बॉर्न हुए थे 1770 में और उनकी डेथ हुई थी 1831 में. सो हीगल वॉज अ जर्मन फिलोसोफर. ही इंसिस्टेड दैट हिस्टोरिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल मैनर. जो भी हम हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें उसके पीछे एक लॉजिक होना ज़रूरी है, मीन्स एक लॉजिकल रीजन होना ज़रूरी है. To him, the timeline of the historical event was indicative of the progress. Means timeline जो है वो important है उनके लिए. He also thought that the presentation of the history is bound to change over time as the new evidence would come forth. जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जाएगा, फर्दर रिसर्च होते जाएगा, तो न्यू न्यू एविडेंस आएंगे. तो अभी की जो हिस्ट्री है वो 100% करेक्ट है कि नहीं, ये हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते. इसलिए हम न्यू डेवलपमेंट होगी तो आगे जाके और ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिलेंगी, जो इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है अभी के हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की वो करेक्ट है या रॉन्ग है. सो नाउ विद द हेगल्स फिलोसफी मेनी स्कॉलर्स वेर कन्विंस्ड दैट द हिस्टोरिकल मैथड वेर नॉट ऑफ लेसर क्वालिटी दो दे डिफर फ्रॉम साइंटिफिक मैथड्स. मीन्स बिकॉज ऑफ हेगल फिलोसफी बहुत सारे स्कॉलर्स को ऐसा लगा कि हिस्टोरिकल रिसर्च भी एक इम्पॉर्टेंट मैथड है. The collection of his lecture and the articles is published in a book entitled Encyclopedia of the Philosophical Science. हेगल ने जो एक बुक लिखी थी उसमें बहुत सारे कलेक्शन है उनके लेक्चर्स के और आर्टिकल्स के. सेकेंड उन्होंने एक बुक लिखी थी रीजन इन हिस्ट्री, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है. अब हम बढ़ते हैं आगे हेगल के और एक व्यू के बारे में. अकॉर्डिंग टू द हेगल, grasping the meaning of an event begins in the term of two direct opposites. मीन्स हेगल ये कहना चाहते हैं कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन, जो भी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है, हम उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उसको दोनों एंगल से स्टडी करेंगे. दोनों एंगल मीन्स एक पॉजिटिव एंगल है और एक नेगेटिव एंगल है. मीन्स पॉजिटिव क्वेश्चंस और नेगेटिव क्वेश्चंस, अगर हम दोनों एंगल से क्वेश्चन करके अगर हमको उसके करेक्ट आंसर्स मिल गए, इसका मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है वो करेक्ट है. ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ दैट इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अपोजिट. अगर हम अपोजिट्स को अच्छी तरह से देखेंगे, जैसे कि ट्रू और फॉल्स हो गया, गुड और बैड हो गया, रिच और पुअर हो गया, तो हमें एक एग्जैक्ट आइडिया आ जाती है कि मतलब कि क्या अपोजिट है और क्या डिफरेंस है वो दोनों चीज़ों में. सो इसलिए अपोजिट वे में स्टडी करना बहुत इजी हो जाता है. सो नाउ अभी ये जो डायलैक्टिक्स, थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस है, ये हम एक फ्लो चार्ट के हिसाब से पढ़ेंगे. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ अ थिंग वन नीड्स टू नो बोथ ट्रू एंड फॉल्स, सिमिलरली गुड एंड बैड. This method of analysis, which is based on the opposite, is known as dialectics. मीन्स एक पॉजिटिव एंगल, एक नेगेटिव एंगल, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव जो एंगल है वो दोनों को अगर हम अच्छी तरह से स्टडी करेंगे तो उस मेथड ऑफ अपोजिट्स को बोलते हैं डायलैक्टिक्स. सो इन डायलैक्टिक्स मेथड विच इज प्रपोज एट द बिगिनिंग इज कॉल्ड थीसिस. थीसिस मीन्स क्या होता है पता है कि हम एक चीज़ के बारे में एक पॉजिटिव अजम्पशंस करते हैं तो उसे कहते हैं थीसिस. जो डायलैक्टिक्स के बिगिनिंग में जो डायलैक्टिक्स की बिगिनिंग है वो थीसिस से स्टार्ट होती है. सो थीसिस कोई अनदर थियोरी इज प्रपोज विच इज कॉन्ट्रेरी टू द थीसिस इज कॉल्ड एंटीथेसिस. मीन्स कॉन्ट्रेरी मीन्स थीसिस के एग्जैक्टली अपोजिट एक्ट करती है, वो है एंटीथेसिस. मीन्स ये जो है वो है नेगेटिव अजम्पशंस है. सो अब थीसिस एंड एंटीथेसिस मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव अजम्पशंस को मिला के आफ्टर अ थॉरर
एंड लॉजिकल डिस्कशन, कोई भी चीज़ के बारे में लॉजिकली डिस्कस करने के बाद, और बोथ न्यू थीसिस, जो थीसिस एंड एंटीथेसिस वो है न्यू थीसिस, is proposed which includes the gist of both thesis and antithesis. This process of arriving at the new thesis is called synthesis. Means हेगल कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, हम उसके बारे में पॉजिटिव एजम्पशंस भी निकालेंगे और नेगेटिव एजम्पशंस भी निकालेंगे। जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में अगर हम कोई चीज़ को समझ लेते हैं, कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी चीज़ को दोनं वे में समझ लेते हैं, तो हम उसको अच्छी तरह से समझ पाते हैं। इससे ही हम एक सिंथेटिक एनालिसिस कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले नोटेबल स्कॉलर की तरफ। लियोपोल्ड वॉन रैंके, जो बॉर्न हुए थे 1795 में और उनकी डेथ हुई थी 1886 में। अब हम उनकी व्यू के बारे में पढ़ेंगे। The historiography of the 19th century was greatly influenced by the thoughts of Leopold von Ranke of Berlin University. Leopold von Ranke के थॉट से तब के टाइम की हिस्टोरियोग्राफी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। He spoke about the critical method of historical research, मीन्स जो क्रिटिकल एग्जामिनिंग मेथड जो है उसके बारे में वो बात करते थे। He put emphasis on the utmost importance of the information gathered through original documents. He also stated all types of documents associated with the historical event need to be examined with great care. मीन्स कोई भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जो हमें प्रोवाइड किया है तब के टाइम का, हम उसको ग्रेट केयर मतलब अच्छी तरह से केयर करके वो डॉक्यूमेंट जो है वो अच्छी तरह से समझ के पढ़ना चाहिए, वो फटना नहीं चाहिए, उसको अच्छी तरह से केयरलेसली हैंडल नहीं करना चाहिए। He believed that with this method it was possible to reach the historical truth. मीन्स अगर हम केयरफुली अच्छे से उसको रिलेटेड पढ़ेंगे वो डॉक्यूमेंट्स को डीपली, तो हम एक हिस्टोरिकल ट्रूथ की तरफ रीच आउट हो जाएंगे। He criticized the imaginative narration of the history. मीन्स हम हिस्ट्री को इमेजिन नहीं कर सकते, जो हिस्ट्री जो हमें स्टडी करनी होगी वो ट्रूथ ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक और एक परफेक्ट रीजनिंग होनी चाहिए। Section of his articles is published in his 2 books entitled The Theory and the Practice of History and second The Secret of the World History. अब हम बढ़ते हैं अगले नोटेबल स्कॉलर की तरफ, जो है कार्ल मार्क्स, जो बॉर्न हुए थे 1818 में और उनकी डेथ हुई थी 1883 में। अब हम कार्ल मार्क्स का व्यू जानेंगे। इन द लेटर हाफ ऑफ 19th century, a new school of thought arose keeping in the view the new thesis formulated by the Karl Marx. According to the Karl Marx, history was not about abstract ideas, it was about living people. एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग की एग्जिस्टेंस इन थॉट, जैसे कि उनका कोई फिजिकल और एग्जिस्टेंस नहीं होता है पर हम बस इमेजिन करते हैं। कार्ल मार्क्स कहना चाहते थे कि हिस्ट्री ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के ऊपर बेस्ड नहीं है, तो जो लिविंग वो टाइम के एरा के जो लिविंग पीपल थे, कैसे उनका रहने का तरीका था, उनके कैसे कैसे मैथड्स थे, उन्होंने कैसे डेवलपमेंट किए थे, तो ये सब कुछ जो हम स्टडी करते हैं उसे कहते हैं हिस्ट्री। फर्दर वो कहते हैं कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर शेप्ड बाय द फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल एंड द ओनरशिप एज वेल एज द नेचर ऑफ द प्रिविलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोज नीड्स। मीन्स वो कहना चाहते हैं कि ह्यूमन रिलेशनशिप कैसे शेप आउट होते हैं, तो जैसे जैसे नीड्स ऑफ पीपल होते हैं उसके हिसाब से वो ह्यूमन रिलेशनशिप शेप्ड होते हैं। द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस मीन्स टू डिफरेंट स्ट्रेटा of the society may not be equal. Different strata means different groups रहते हैं, मीन्स जैसे कि रिच पीपल हो गए, पुअर पीपल हो गए, तो पुअर पीपल के पास थोड़ा सा कम लैंड रहता है और रिच पीपल के पास ज़्यादा लैंड रहता है, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स नहीं हुआ है। तो कार्ल मार्क्स ये कहना चाहते हैं कि इनइक्वालिटी का कॉज है और डिविजन ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी को हमने डिवाइड किया है, जैसे कि रिच पीपल और पुअर पीपल और फिर कॉमन मैन आ जाता है बीच में।
ये जो है डिवीजन, ये बहुत ज़्यादा क्लासेस क्रिएट कर देते हैं। अभी ये जो क्लासेस है मीन्स रिच पीपल, कॉमन मैन और जो पुअर मैन है, तो इन सब में एक क्लास डिवाइड हो गया है। रिच पीपल का अलग क्लास, कॉमन मैन का अलग क्लास और पुअर पीपल का अलग क्लास। तो ये जो तीनों हैं ये एक स्ट्रगल करते हैं उस पोजीशन पे टिके रहने के लिए। सो दिस ऑल क्लासेस लीड्स टू अ क्लास स्ट्रगल। सो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, human history is the history of class struggle, as the class that owns the means of production economically exploits the rest of the class। जो हायर क्लास है वो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करता है जो लोअर क्लास है उन लोगों को। सो दास कैपिटल, a treatise written by him, is the most referred book all over the world। उनकी जो बुक है वो पूरी वर्ल्ड में रेफर की जाती है। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है एनालिस्ट स्कूल। एनालिस्ट स्कूल। At the onset of the 20th century, a new school of historiography arose in the France, which is known as Annalist School. So, Annalist School gave a new direction to the history writing. History writing के लिए एक अलग से डायरेक्शन दी है Annalist School ने। Annalist School was started by the French historian। तो Annalist School में ये सिखाया जाता था कि history is not only about the political events। Political events means वो टाइम पे कैसे कैसे political events हुए थे उसकी स्टडी। किंग्स मीन्स वो टाइम पे कैसे कैसे किंग्स एग्जिस्ट करते थे एंड वहाँ वो टाइम के ग्रेट लीडर्स, एंड अकॉर्डिंगली नॉट ऑल्सो अबाउट वॉर्स, तो वो टाइम पे कैसे कैसे वॉर्स हुए थे। डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी मीन्स दो कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशन होता है उसे कहते हैं डिप्लोमेसी, या फिर वो टाइम का पॉलिटिक्स। तो हिस्ट्री सिर्फ ये चीज़ों के बारे में नहीं है कि वो टाइम का पॉलिटिकल इवेंट्स, वो टाइम के किंग्स, वो टाइम के ग्रेट लीडर्स, वो टाइम का वॉर, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, ये सब के बारे में नहीं है। बट हिस्ट्री जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है उस टाइम के क्लाइमेट के बारे में, अबाउट द लोकल पीपल, अबाउट द एग्रीकल्चर, अबाउट द ट्रेड, अबाउट द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अबाउट द सोशल डिविजन्स, टेक्नोलॉजी एंड देयर कलेक्टिव साइकोलॉजी। मीन्स अगर हम एक एरा ले लेंगे, दो टाइप का एरा ले लेंगे, एक स्टोन एज मैन का एरा ले लेंगे और अभी एक मॉडर्न एज का एरा ले लेंगे। तो स्टोन एज मैन का जो क्लाइमेट, उधर की टाइम के लोकल पीपल, वो टाइम का एग्रीकल्चर, ट्रेड, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोशली जो डिवाइड होते थे वो लोग, उनकी टाइम की टेक्नोलॉजी और उनकी जो साइकोलॉजी थे, ये सब अलग था। एज जो है उसमें बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गए। सो अभी के टाइम का ट्रेड और तब के टाइम का ट्रेड कुछ अलग था। तब के टाइम पे फ़ोन्स वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, अभी के टाइम पे तो टेक्नोलॉजी और आगे हो गई है, तो हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी डेवलप होते गए हैं। और तभी के टाइम का एग्रीकल्चर, अभी के टाइम के एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। सो ये जो है ये चेंजेस आते गए तब से लेके अभी के टाइम तक। सो ये एनालिस्ट स्कूल में सिखाया जाता था कि हिस्ट्री एग्जैक्टली रिकॉग्नाइज किन किन चीज़ों से होती है। सो हमें ये सारे एस्पेक्ट्स जो है, ये पॉलिटिकल इवेंट्स, किंग्स, ग्रेट लीडर्स, वॉर्स, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स के साथ साथ क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल डिविजन्स, टेक्नोलॉजी और उनकी कलेक्टिव साइकोलॉजी, ये सब स्टडी करेंगे तो हम हिस्ट्री को अच्छी तरह से समझ लेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, फेमिनिस्ट मीन्स वो जो फीमेल्स के राइट के लिए फाइट आउट करते हैं। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मीन्स द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द वुमेन। मीन्स वुमेन की व्यू से जो हिस्ट्री लिखी जाती है उसे कहते हैं फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। The writings of the Simone de Beauvoir helped in establishing the fundamentals of the feminism. She was French. Feminist historiography emphasized not only on the inclusion of the women in the history, but also on the rethinking of the male-dominated perspective of history. मैं सिर्फ वुमेन के बारे में हिस्ट्री स्टडी करना ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, तो उनको जो ये मेल सेंट्रिक जो हुआ था उसको चेंज करना था। In the historical writings, after the 1990, women were portrayed as an independent social class. Means 1990 के बाद वुमेन को एक इंडिपेंडेंट सोशल क्लास की तरह माना गया है। It drove historical research to focus in the depth on the various aspects of the human life. जो वुमेन की लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स है उसको स्टडी किया गया था।
सो उनके जो रोल्स थे इन एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड यूनियन, इंस्टीट्यूशंस, वर्किंग फॉर देयर कॉज एंड फैमिली लाइफ, ये सब कुछ अच्छी तरह से स्टडी किया गया। मीन्स वो उनको जॉब्स मिल रहे हैं कि नहीं, उनके जो ट्रेड यूनियंस कैसे हैं, उनके बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए थे, उनके कॉज के लिए बहुत सारा काम किया गया था, एंड उसकी फैमिली लाइफ भी स्टडी की थी। कि हम एग्जांपल लेंगे जैसे कि सावित्रीबाई फुले, जो पायोनियर थे फेमिनिज्म ऑफ इंडिया के, उन्होंने बहुत कुछ डेवलपमेंट किया है वुमेंस के लिए। वो फर्स्ट फीमेल टीचर भी थे। फिर जो ताराबाई शिंदे थे, उन्होंने भी इसके राइट्स के लिए बहुत कुछ किया है। सो वो मेनली फोकस ये नहीं करते थे कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन के ऊपर फोकस करना, मीन्स ये कि वुमेन को भी उतना ही इम्पोर्टेंस होना चाहिए जितना कि मेल्स को है। सो अब हम इससे देख सकते हैं कि ये जो है बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने फेमिनिस्ट मीन्स वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री को स्टडी किया। मीन्स अगर हम किसी एरिया की या फिर किसी प्लेस की डेवलपमेंट देखना चाहते हैं तो हमें दोनों लोगों को देखना पड़ेगा, जैसे कि मेल भी डेवलप्ड होने चाहिए और फीमेल्स भी डेवलप्ड होने चाहिए, और दोनों को एक इक्वल इम्पोर्टेंस मिल जाएगी तो वो जो है प्लेस है वो डेवलप्ड है। सब हम बढ़ते हैं अगले नोटेबल स्कॉलर की तरफ, जो है माइकल फौकल्ट, जो बॉर्न हुए थे 1926 में और उनकी डेथ हुई थी 1984 में। सो माइकल फौकल्ट, फ्रेंच हिस्टोरियन ऑफ द 20th century, Michael Foucault brought forth a new concept in the historiography. In his book Archaeology of the Knowledge, he argued that the prevalent practice of arranging historical events in the chronological order is not right. He also drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth, but attempts to explain various transitions in the past. मीन्स उन्होंने कहा कि जो आर्कियोलॉजी है, जैसे कि केव्स होंगे, उस टाइम के इंस्क्रिप्शंस, इस सब से हमें एक करेक्ट हिस्टोरिकल ट्रूथ मिल जाएगा, ये नहीं है। हमें जो चेंजेस हुए थे वो टाइम पे, जो पास्ट में, उससे हमें एक करेक्ट हिस्ट्री मिल जाएगा। तो ये उनका व्यू था। The Foucault felt that explaining the transition in the history is more important. मीन्स जो चेंज आया था वो टाइम पे किसके वजह से, उसका रीजन जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। He called his method archaeology of knowledge. So Foucault subjected so far knowledge areas by the historians such as psychological disorders, science of medicine, prison administration, etc. to historical analysis. So ये हो गए सारे नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में। कहते हैं आपके टेक्स्ट बुक में डू यू नो दिया है, पेज नंबर 2 पे मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के यहाँ पे डू यू नो ऐसा एक पैराग्राफ दिया है, तो अब हम उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। द अर्लिएस्ट इंस्क्रिप्शंस इन द लोवियर म्यूजियम, द अबव पिक्चर शोज अ फ्रैगमेंट ऑफ द अर्लिएस्ट इंस्क्रिप्शन, मीन्स पुराने ज़माने का एक इंस्क्रिप्शन है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंस्क्रिप्शंस मीन्स हम कार्व करते हैं स्टोन पे, रॉकी मटेरियल पे या फिर बुक्स पे। फॉरवर्ड मार्चिंग फाइल ऑफ द सोल्जर्स होल्डिंग द शील्ड्स एंड द स्पेयर्स इज सीन हियर एंड द जनरल इज इन द फ्रंट। तो उन्होंने एक स्टोरी बताई है कि एक मार्चिंग कर रहे हैं कुछ सोल्जर शील्ड्स के साथ और स्पेयर्स को हाथ में लेके, और उनके जो जनरल है वो फ्रंट पे खड़े हैं। सो द ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग द हिस्टोरिकल इवेंट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द समर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया ये एक एज है जिसमें हम ट्रेस आउट कर सकते हैं हिस्टोरिकल इवेंट जो रिकॉर्ड हुआ था। सो द नेम्स ऑफ सुमेरियन किंग्स एंड द स्टोरीज ऑफ द बैटल्स फाउंड बाय देम हैव बीन प्रिजर्व्ड इन द वेरियस इंस्क्रिप्शन। मीन्स अलग अलग स्टोन्स पे उन्होंने कार्व करके रखा था कि किस तरह से उनके सुमेरियन जो किंग्स थे फाउट किया था उस बैटल्स में, उन्होंने वो प्रिजर्व करके रखे थे। द अर्लिएस्ट इंस्क्रिप्शन शोन अबाव, मतलब ये जो इंस्क्रिप्शन उन्होंने अबाव जो पिक्चर है, डेट्स बैक टू द 4500 BC, मीन्स तब के टाइम पे वो इंस्क्रिप्शन बनाया गया था। इट रिकॉर्ड्स अ बैटल फॉट बिटवीन टू किंगडम्स, मीन्स टू किंगडम्स फाउट हुआ था बैटल, उसको वो रिकॉर्ड करता है वो इंस्क्रिप्शन। इट इज़ नाउ डिस्प्लेड एट द लोवियर म्यूजियम इन फ्रांस, जो फ्रांस में जो म्यूजियम है उधर वो डिस्प्ले किया गया है।
So thus the scope of historiography kept continuously expanding. हिस्टोरियोग्राफी का जो स्कोप है वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ते गया जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गए. The writing of histories of various subjects like literature, architecture, sculpture, drawing and painting, music, dance, drama, films and television came into practice. इसकी राइटिंग्स भी होती गई जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होते गए. तो जैसे कि हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन द वेस्ट का पार्ट 2 खत्म कर दिया है, जिसमें हमने नोटेबल स्कॉलर्स और उनके व्यू के बारे में इंफॉर्मेशन समझी और कुछ स्कूल्स के बारे में भी और उनकी व्यूज के बारे में भी इंफॉर्मेशन समझ ली. हमें जीमेल आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं. जीमेल आईडी की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है. आप अपनी डाउट्स जीमेल आईडी पे हमें पूछ सकते हैं. तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए. Subscribe to stay tuned for upcoming new videos. Thanks for watching the video.